नमस्कार। आज हम कीट्स की कविता ओड टू अ नाइटिंगेल को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स। माई हार्ट मेरा दिल, एक आप जानते हैं दर्द होता है, तो माई हार्ट एक्स यानी मेरा दिल दुखता है, मेरे हृदय में पीड़ा होती है। एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, एंड और अ ड्राउजी क्या होता है? स्लम्बरी, नींद से भरा हुआ, एक नींद से भरा हुआ नमनेस। नम जब आपके शरीर का सेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए आपको किसी ने प्रिक किया और आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो वो नमनेस होती है। आपका शरीर जब सुन्न हो जाता है, आपके शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाता है, तो वो होती है नमनेस। अब कीट्स क्या कहता है? एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, एक नींद से भरा हुआ, ड्राउजी नींद से भरा हुआ, नमनेस सुन्न, यानी कि आप कह सकते हैं संवेदनहीनता, संवेदना खत्म हो जाती है जब, तो एक नींद से भरी हुई संवेदनहीनता पेन्स मीन्स दुख देती है, दर्द देती है। माई सेंस मेरी इंद्रियों को। एज दो का मतलब होता है जैसे के, मानो के। एज दो जैसे के ऑफ हेमलॉक एक पौधा होता है जिसकी जड़ का रस नशा पैदा करता है। अगर थोड़ा सा उसको कंज्यूम किया जाए, थोड़ा सा चखा जाए, तो उससे नशा होता है, और अगर बहुत ज़्यादा उसको पी लिया जाए तो उससे मृत्यु हो जाती है। सोक्रेटिस को जो डेथ पनिशमेंट दिया गया था, वो हेमलॉक का एक प्याला देकर ही उसको डेथ पनिशमेंट दिया गया था। हेमलॉक के रस का एक प्याला उसको पीने को दिया गया था। तो यही बात कीट्स कहता है, एज दो जैसे कि ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, मैंने हेमलॉक पिया हो, मुझे ऐसी बेहोशी आ रही है जैसे कि मैंने हेमलॉक पिया हो। और एम्प्टीड खाली किया हो, सम डल ओपिएट, सम कोई, डल फिर वही नींद से भरा हुआ, नशा पैदा करने वाला, डल का मतलब नशीला। ओपिएट यानी ओपियम का प्याला, अफीम का प्याला। टू द ड्रेन्स यानी आखिरी बूंद तक, कोई मैंने अफीम का प्याला आखिरी बूंद तक खाली कर दिया हो। टू द ड्रेन्स का मतलब होता है आखिरी बूंद तक। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट पहले, यानी 1 मिनट पहले ही जैसे मैंने कोई नशीले पदार्थ का प्याला खाली कर दिया हो। एंड लीथे वार्ड्स हैड संक, और लीथे एक नदी है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस आप उसको कह सकते हैं। मरने के बाद सारी आत्माएं इस नदी के पार जाती हैं, या इस नदी का पानी पीती हैं, जिससे वो अपने इस जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं। तभी तो जब दूसरा जन्म होता है तो हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं होता, क्योंकि लीथे का पानी पिया होता है। ये वेस्टर्न माइथोलॉजी में है, और हमारी माइथोलॉजी में क्या है? वैतरणी नदी है। हमारी जो मृत आत्माएं हैं, मृत्यु के बाद हमारी आत्माएं वैतरणी नदी को पार करती हैं, और उस नदी को जब आत्माएं पार करती हैं तो इस जन्म की सारी यादें भूल जाती हैं। तो नया जन्म होता है, हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं होता। तो यहाँ कीट्स क्या कहता है? एंड लीथे वार्ड्स हैड संक, ऐसा लगता है जैसे मैं लीथे रिवर में, लीथे नदी में डुबकी लगा के आया हूँ। सिंक मीन्स डूबना होता है, SINK सिंक फर्स्ट फॉर्म है, और ये
सेकंड फॉर्म है SAN के, और ये SUN के संक थर्ड फॉर्म है सिंक की। तो जैसे मैं लीथे में डुबकी लगा के आया हूँ। टिज नॉट थ्रू, ये जो टिज है इसके पहले एक कॉमा लगा हुआ है, और इस कॉमा का मतलब है कि यहाँ से एक लेटर मिसिंग है। तो वो लेटर क्या है? आई। इट इज़। पोइट्री में अक्सर सिलेबल्स का मतलब सिलेबल्स की व्यवस्था पैदा करने के लिए, राइम रिदम पैदा करने के लिए कभी कभी एक सिलेबल पोइट कम कर देता है। आपको प्रोज में ऐसा कम ही देखने को मिलेगा, पोइट्री में अक्सर देखने को मिलेगा कि पोइट्स एक कॉमा लगा देते हैं और एक उसमें से लेटर गायब कर देते हैं। तो यहाँ ये है इट इज़। आप इसको जब पढ़ेंगे तो वैसे तो इसको टिज पढ़ा जाएगा रिदम के हिसाब से, लेकिन मीनिंग जब आपको निकालना है तो आप इट इज़ बोलेंगे। इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, यानी मेरा ये जो हाल है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे नशा छाया हुआ है, तो इसका जो कारण है टिज नॉट थ्रू एनवी, ये एनवी की वजह से नहीं। एनवी क्या होती है? ईर्ष्या। तो इट इज़ नॉट थ्रू एनवी, ये ईर्ष्या के कारण नहीं है। ऑफ दाई हैप्पी लॉट, ऑफ दाई, दाई मीन्स तुम्हारा, हैप्पी लॉट, लॉट भाग्य होता है, हैप्पी खुश, तो अच्छा भाग्य या खुश नसीबी, ये तुम्हारी खुश नसीबी से ईर्ष्या के कारण नहीं है। ये किससे बात कर रहा है? किड्स, किससे कह रहा है ये बात कि तुम्हारी खुश नसीबी से ईर्ष्या नहीं है? ये बात कह रहा है वो नाइटिंगेल से, जो कि बड़े मीठा गीत गा रही है। और नाइटिंगेल से किड्स कहता है कि मेरे दिल में जो दर्द है और मुझे जो नशा छाया हुआ है, इसमें कहीं भी तुम्हारे सौभाग्य से ईर्ष्या नहीं है मुझे। टिज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, ये तुम्हारे खुश नसीबी से मेरी ईर्ष्या के कारण नहीं है। लेकिन और क्या है फिर? बट बीइंग टू हैप्पी, बट लेकिन या बल्कि क्या है? बीइंग टू हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू क्या? टू का TW2 मतलब बहुत ज़्यादा, हैप्पी खुश, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन दाइन हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी में, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ, और ये उसी का नशा है। दैट दाओ, दैट के दाओ तुम, लाइट विंग्ड ड्रिएड, लाइट विंग्ड यानी हल्के पंखों वाली। ड्रिएड क्या होता है? ये ग्रीक माइथोलॉजी में ट्री निम्फ होती हैं, आप कह सकते हैं पेड़ों पर रहने वाली परियां, और उनके बारे में ये माना जाता है कि जब पेड़ पैदा होता है तभी उस परी का भी जन्म होता है। पेड़ जितने दिन जिंदा रहता है उतने दिन वो परी भी जिंदा रहती है, उसी पेड़ पर रहती है, और जब पेड़ मर जाता है तो वो परी भी मर जाती है। तो ये ड्रिएड ऑफ द ट्रीज़। अब इसको नाइटिंगेल को कीट्स ने क्या नाम दिया? ड्रिएड ऑफ द ट्रीज़, यानी पेड़ों की परी। दैट दाव, कि तुम, लाइट विंग्ड हल्के पंखों वाली, ड्रिएड ऑफ द ट्रीज़ पेड़ों की परी। इन सम मेलोडियस प्लॉट, इन सम किसी मेलोडियस संगीतमय, प्लॉट मैदान में, किसी संगीतमय मैदान में, ऑफ बीकन ग्रीन, ये BEECH बीच पेड़ होता है, और बीकन उसी पेड़ जो नाउन है, BEECH बीच एक पेड़ का नाम है तो नाउन हुआ, और उसी नाउन से कीट्स ने ये एडजेक्टिव बना दिया बीकन। हालांकि ये एडजेक्टिव होता नहीं है, ये कीट्स ने खुद कॉइन किया है वर्ड बीकन ग्रीन। तो पेड़ को तो हम बीच बोलते हैं, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे एडजेक्टिव को तो हम बोलेंगे बीकन ग्रीन। ऑफ बीकन ग्रीन,
यानी बीकन पेड़ की हरियाली में। एंड शेडोज नंबरलेस, और शेडोज परछाइयाँ, नंबरलेस अनगिनत, यानी तुम जहाँ गाती हो वहाँ पर बीकन पेड़ों की हरियाली है और अनगिनत परछाइयाँ हैं। सिंगेस्ट, सिंगेस्ट, ये जो EST लगा हुआ है ये आप इसको सुपरलेटिव मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब है सिंग्स। सिंगेस्ट मतलब सिंग में एस लगा हुआ है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, गाती हो। सिंगेस्ट यानी सिंग्स, तुम गाती हो। ऑफ समर, गर्मी के बारे में, यानी गर्मी का गीत। इन फुल थ्रॉटेड ईज, फुल थ्रॉटेड यानी पूरे गले से, ईज आसानी से, यानी पंचम सुर में। आप हिंदी में जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पंचम सुर में। जब कोई पूरे खुले गले से गाता है तो हम उसको बोलते हैं पंचम सुर में। तो ऐसे ही ये जो नाइटिंगेल है वो गा रही है किसके बारे में? समर के बारे में। मैंने कई बार पहले भी आपको बताया कि समर का जो महीना है वो यूरोप में बहुत खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि वहाँ लॉन्ग विंटर होता है। जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और कड़ाके की ठंड पड़ती है वहाँ। और गर्मी का जो मौसम होता है वो छोटा होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो इसलिए यहाँ पे कीट्स कहता है कि जो नाइटिंगेल गा रही है वो गर्मी का गीत गा रही है और पंचम सुर में खुले गले से गा रही है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज। ओ फॉर, जब ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो उसका मतलब होता है काश ऐसा होता। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज। ड्रॉट का मतलब होता है घूंट, ऑफ विंटेज मदिरा का, शराब का। तो काश एक घूंट शराब मिल जाती, एक घूंट मदिरा का मिल जाता। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, काश एक घूंट मदिरा का मिल जाता। और कौन सी मदिरा का, कौन सी शराब का? दैट हैथ बीन कूल्ड, जिसको के ठंडा किया गया हो। अ लॉन्ग एज, लंबे समय तक। इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, डीप गहरी, डेल्व्ड खुदी हुई, अर्थ जमीन, यानी ज़मीन में गहरा गड्ढा खोद कर उसे लंबे समय तक ठंडा किया गया हो, ऐसी शराब। और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, उसमें स्वाद कैसा हो, उसमें टेस्ट कैसा हो? टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, उसमें फूलों का, पत्तियों का स्वाद हो। एंड द कंट्री ग्रीन, और गांव की हरियाली का स्वाद हो। और किसका स्वाद हो? डांस, नृत्य का स्वाद हो। एंड प्रोवेंकल सॉन्ग, प्रोवेंकल सॉन्ग, ये प्रोवेंस एक जगह है फ्रांस में, और आप जानते हैं फ्रेंच वाइन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने टेस्ट के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए। तो उसमें स्वाद हो प्रोवेंकल सॉन्ग का। प्रोवेंस जो जगह है फ्रांस में, वहाँ के गीतों का स्वाद हो, प्रोवेंकल सॉन्ग। एंड सनबर्न्ट मर्थ, सनबर्न्ट सूरज में जलकर, यानी सूरज में जो तप कर खुशी, मर्थ मीन्स खुशी, यानी जब खुश होकर लोग नाचते हैं तो उनके चेहरे पर जो लालिमा आ जाती है वो खुशी की वजह से, मर्थ की वजह से, वो लालिमा भी चाहिए इसको, इस शराब में। तो उसमें स्वाद हो सनबर्न्ट मर्थ का, यानी खुशी का स्वाद हो, वो खुशी जो सूरज की गर्मी, सूरज की ऊष्मा अपने साथ लिए हुए हो। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फिर वही एक्सप्रेशन है, ओ फॉर अ बीकर, काश एक गिलास मिल जाता, बीकर गिलास, और वो किससे भरा हुआ गिलास?
फुल ऑफ द वार्म साउथ, किससे भरा हुआ? वार्म साउथ। साउथ वही फ्रांस, यानी दक्षिण फ्रांस की शराब का। फ्रांस के साउथ में बहुत अच्छी शराब बनती है, तो वहीं वार्म साउथ दक्षिण की गर्म शराब का एक गिलास मिल जाता। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन। फुल ऑफ भरा हुआ, द ट्रू मतलब प्योर, द ब्लशफुल, ब्लश जो रंग है वो लाल होता है, और ब्लश जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शर्माने पर, जो गालों पर, चेहरे पर जो लाल रंग आता है उसको ब्लश बोला जाता है। तो ब्लशफुल हिपोक्रीन, हिपोक्रीन एक फाउंटेन है ग्रीक माइथोलॉजी में, और उस फाउंटेन का पानी पीने से इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को कविता लिखने की, काव्य की प्रतिभा को जागृत करता है वो पानी हिपोक्रीन का। लेकिन यहाँ उसने कीट्स ने इसको शराब से जोड़ दिया उस पानी को, यानी मुझे ब्लशफुल लाल रंग की हिपोक्रीन चाहिए, फुल ऑफ ट्रू एंड ब्लशफुल हिपोक्रीन, मुझे लाल रंग का प्योर हिपोक्रीन का जल चाहिए। काश वो मिल जाता। और उसमें क्या होता? विद बीडेड बबल्स। बीडेड यानी जब आप ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भी डालिए या शराब डालिए तो उसमें बबल्स हो जाते हैं, और वो पूरे गिलास की किनारी पर मोतियों की तरह पूरे गिलास पर छा जाते हैं। तो वही पिक्चर यहाँ पे उसने क्रिएट की है, विद बीडेड बबल्स। बीड्स मोती होते हैं, तो बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। विंक का मतलब होता है आँख मारना, और वो जब फूटते हैं, बबल्स फूटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो विंक कर रहे हों। तो विंकिंग एट द ब्रिम, ब्रिम होती है गिलास की किनारी। तो मुझे वो गिलास चाहिए हिपोक्रीन से भरा हुआ, और उसमें क्या हो? बीडेड बबल्स हों, मोती जैसे बबल्स हों जो कि विंक कर रहे हों, जो कि आँख मारते हुए जो फूट रहे हों किनारी पर, किनारी तक भरे होंगे और वो फिर धीरे धीरे फूटते हैं एक एक करके। तो मुझे वैसा गिलास चाहिए। और क्या चाहिए? एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। पर्पल यानी जब लाल रंग की शराब का कोई सेवन करेगा, मदिरा का सेवन करेगा, तो उसके मुंह का रंग, उसकी जीभ का रंग, उसके होठों का रंग कैसा हो जाएगा? पर्पल। पर्पल स्टेन्ड माउथ। तो काश मैं उसको पी पाता और मेरा जो मुंह का, मेरे होठों का जो रंग है वो कैसा हो जाता? पर्पल कलर का। पर्पल स्टेन्ड, पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का मेरा होठों का रंग हो जाता। तो काश मुझे वो गिलास मिल जाता और मैं उसको पीता तो मेरे होठों का रंग बैंगनी रंग का हो जाता। दैट आई माइट ड्रिंक, जिसको कि मैं पी पाता। आई माइट ड्रिंक, मैं पी पाता। दैट जिसको। एंड लीव, और छोड़ देता, द वर्ल्ड, इस संसार को, अनसीन, बिना देखे हुए। यानी मैं उसको पीने के बाद इस संसार से बेगाना हो जाता, इस संसार को भूल जाता, ये संसार मुझे दिखाई नहीं देता उसके नशे में। एंड विद दी, और विद दी, दी मीन्स तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ फेड अवे, गायब हो जाता, इनटू द फॉरेस्ट डिम, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, डिम घने, घने अंधेरे जंगल में तुम्हारे साथ गायब हो जाता, इस संसार को भूल जाता। यानी आप इस स्टेंजा में देखते हैं कि कीट्स एक एस्केपिस्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है जब कीट्स की एस्केपिज्म के बारे में,
कि वो इस दुनिया से निकल जाना चाहता है, बचकर निकल जाना चाहता है। तो ये जो स्टेंजा है इसका एग्जाम्पल है कि वो शराब के नशे में इस दुनिया को भूल जाना चाहता है, इसके दुख दर्द को भूल जाना चाहता है, निकल जाना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, थर्ड स्टेंजा। फेड फार अवे, dissolve and quite forget. Fade far away, निकल जाऊं, गायब हो जाऊं। फेड मीन्स मतलब गायब हो जाऊं। फार अवे, दूर कहीं, मैं दूर कहीं निकल जाऊं। डिज़ोल्व, डिज़ोल्व का मतलब होता है घुल जाना, डिसअपियर हो जाना। तो मैं मतलब कहीं दूर समा जाऊं, इस दुनिया से दूर गायब हो जाऊं। एंड क्वाइट फॉरगेट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एकदम, फॉरगेट भूल जाऊं। क्या चीज़ भूल जाऊं? वॉट का मतलब जो, यानी वो चीज़ें भूल जाऊं जो कि दाव, तुम, एमंग द लीव्स, एमंग द लीव्स पत्तियों के मध्य रहते हुए। तुम पत्तियों के बीच में रहती हो, पेड़ों के बीच में रहती हो, तो पेड़ों और पत्तियों के बीच में रहते हुए हैस्ट नेवर नोन, तुम कभी नहीं जान पाती जिन चीज़ों को तुम कभी नहीं जान पाती, मैं उन चीज़ों को भूल जाऊं। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि नाइटिंगेल नहीं जान पाती और कीट्स जानता है? वो चीज़ें हैं द weariness, द फीवर एंड द फ्रेट। द weariness, थकान। इस दुनिया में हर इंसान थका हुआ है, हर इंसान परेशान है। तो वो थकान, वो परेशानी। द फीवर, फीवर का मतलब वैसे तो बुखार होता है, लेकिन यहाँ ये फीवर सिंबॉलिक है उन कष्टों का, सांसारिक कष्टों का, परेशानियों का जो इंसानों के सामने हैं। द weariness, द फीवर, उस थकान को, उन परेशानियों को। एंड द फ्रेट, फ्रेट भी वही परेशानियाँ, क्रोध। तो और फ्रेट वैसे तो गुस्सा होता है, नफ़रत होती है। तो ये सारी चीज़ें, गुस्सा इंसान को कब आता है? जब वो परेशान होता है या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, निराश होता है। तो ये सारी चीज़ें कीट्स भूल जाना चाहता है। और वो ये कहता है कि ये वो चीज़ें हैं जो नाइटिंगेल कभी नहीं जान पाती, क्योंकि वो तो इंसानों के मध्य रहती ही नहीं, और वो तो पेड़ों और पत्तियों में रहती है, तो इन चीज़ों को वो कभी नहीं जान पाती। Here where men sit and hear each other groan, ये अक्सर कोट की जाती हैं ये लाइंस, और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आती हैं एग्ज़ाम में। हियर यानी यहाँ, इस संसार में, इंसानों की दुनिया में। हियर का मतलब यहाँ, इस इंसानों की दुनिया में क्या होता है? वेयर, जहाँ, मेन सिट, इंसान बैठते हैं, एंड हियर ईच अदर ग्रोन, एंड हियर और सुनते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, ग्रोन रोते हुए, कराहते हुए, आहें भरते हुए। तो दुनिया में जहाँ भी आपने देखा हुआ 4 लोग बैठे होंगे तो अपनी अपनी परेशानियाँ बताएंगे, ये परेशानी है, वो परेशानी है, बीमार हैं, सिर में दर्द है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, और जहाँ भी 4 लोग बैठते हैं तो वो अपनी परेशानियाँ, अपने दर्द एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बांटने लगते हैं। हियर वेयर मैन सिट, यहाँ जहाँ के इंसान बैठते हैं, एंड हियर और सुनते हैं, ईच अदर ग्रोन एक दूसरे को आहें भरते हुए, एक दूसरे को कराहते हुए, एक दूसरे को रोते हुए। वेयर पाल्जी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, वेयर जहाँ, पाल्जी, पाल्जी एक ओल्ड एज की, बुढ़ापे की बीमारी है जिसमें कि आपने देखा होगा कुछ बुज़ुर्गों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो उसको पाल्जी कहते हैं। आप लकवा कह सकते हैं, पक्षाघात कह सकते हैं। तो जहाँ पर के लकवा शेक्स
हिलाता है, अ फ्यू थोड़े से, सैड दुखी, लास्ट अंतिम, ग्रे भूरे, हेयर्स बाल। यानी जहाँ पर लकवाग्रस्त लोगों के, बूढ़े लोगों के, दुखी लोगों के थोड़े से भूरे बाल हिलते हैं, यानी सिर हिलता है तो वो थोड़े से बाल जो उनके सिर पे हैं वो हिलते हैं। तो वो यानी यहाँ जो पिक्चर क्रिएट की है कीट्स ने, वो बुढ़ापे की पिक्चर क्रिएट की है कि बुढ़ापे में ऐसा होता है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ पर यूथ यानी युवक, युवावस्था में ही व्यक्ति ग्रोज पेल पीला पड़ जाता है। इस पंक्ति में कीट्स के भाई टॉम कीट्स का रेफरेंस है। उसका छोटा भाई मैंने आपको पिछली जब आपको ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न पढ़ा रही थी तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि टॉम कीट्स की डेथ पहले हो गई थी जॉन कीट्स से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ युवावस्था में ही व्यक्ति पीला पड़ जाता है। एंड स्पेक्टर थिन, थिन पतला, स्पेक्टर का मतलब है भूत जैसा, यानी जब आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है वो कंकाल जैसा दिखने लगता है, भूत जैसे दिखने लगता है, तो सूख कर कंकाल हो जाता है, सूख कर कांटा हो जाता है। जबकि युवावस्था में तो व्यक्ति को बहुत हेल्दी होना चाहिए, बहुत हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस आदमी को बहुत कमज़ोर कर देता है। तो ये जो तस्वीर है उसके छोटे भाई की है उसके दिमाग में, कि जहाँ युवावस्था में ही व्यक्ति पीला पड़ जाता है और सूख कर कंकाल हो जाता है, एंड डाइज और मर जाता है। ये भाई उसका मर गया था, एंड डाइज और मर जाता है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, वेयर जहाँ, बट टू थिंक केवल सोचना, यानी व्यक्ति अगर केवल सोचने बैठ जाए तो क्या होता है, इज़ टू बी फुल ऑफ सॉरो, सोचने बैठने का मतलब है दुख से भर जाना। यानी सोचने बैठा व्यक्ति तो वो कैसा हो जाता है, फुल ऑफ सॉरो, उसका हृदय दुख से भर जाता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कष्ट इतने हैं, परेशानियां इतनी हैं कि वो जब भी सोचता है तो दुख से भर जाता है। एंड लेडन आइड डेस्पेयर्स, और लेडन आइड भारी आँखों वाला, डेस्पेयर निराशाएं। लेड एक धातु होती है, भारी धातु है, सीसा बोलते हैं। लेडन आइड डेस्पेयर यानी भारी आँखों वाली निराशा। जब आदमी निराश होता है तो उसकी आँखें भारी हो जाती हैं, आँखों में आंसू होते हैं, आँखें झुकी रहती हैं, आँखें चिंतित होती हैं। तो भारी आँखें जो होती हैं उनके लिए उसने एडजेक्टिव यूज़ किया लेडन आइड डेस्पेयर, भारी आँखों वाली निराशाएं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, वेयर जहाँ पर ब्यूटी सौंदर्य, खूबसूरती, कैन नॉट कीप बनाए नहीं रख पाती, हर लस्ट्रस आइज अपनी, लस्ट्रस मीन्स चमकदार, आइज आँखें, अपनी आँखों की चमक बनाए नहीं रख पाती। यानी ब्यूटी कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। आप जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, युवावस्था में व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था बीतती है खूबसूरती गायब हो जाती है, आँखों की चमक चली जाती है, उन पर चश्मा चढ़ जाता है। तो वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जहाँ खूबसूरती अपनी आँखों की चमक नहीं बरकरार रख पाती। और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, या फिर न्यू लव नया प्रेम, पाइन एट दैम उनकी इच्छा करने लगता है, उनकी तरफ देखने लगता है। पाइन का मतलब होता है वैसे तरसना, एट दैम, पाइन एट दैम का मतलब नया प्यार उनको देखने लगता है, उनकी तरफ आकर्षित होने लगता है। बियॉन्ड टुमारो यानी कल के बाद, यानी जो प्रेम संबंध हैं वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते। यहाँ फिर जो रेफरेंस है वो फैनी ब्राउन की तरफ है, जो उसकी प्रेमिका थी कीट्स की, फैनी ब्राउन, उसने छोड़ दिया था कीट्स को
किसी और से शादी कर ली थी। तो इस पंक्ति में रेफरेंस फैनी ब्राउन की तरफ है कि और न्यू लव पाइन एट दम, नया प्रेम उनकी तरफ आकर्षित होता है बियॉन्ड टुमारो, कल के बाद। यानी आज मेरे साथ अफेयर है, कल के बाद किसी दूसरे के साथ अफेयर होगा। तो ऐसी है ये दुनिया, और इन्हीं सब बातों से कीट्स दुखी है और इन सब बातों को भूल जाना चाहता है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए उसने कहा है कि What thou among the leaves hast never known, तुम जो कि पत्तियों के बीच रहती हो तुम कभी नहीं जानती। ये सारी बातें जो इन पंक्तियों में बताई गई हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, अवे अवे हटो हटो, छोड़ो छोड़ो, फॉर क्योंकि, आई विल फ्लाई टू दी मैं तुम्हारे पास उड़कर आऊँगा, नॉट चैरियटेड बाय बेकस एंड हिज पार्ट्स, नॉट चैरियटेड यानी रथ पर बैठकर नहीं, किसके रथ पर, बेकस के रथ पर बैठकर, जो कि उसके पार्ट्स यानी लेपर्ड्स तेंदुओं के द्वारा खींचा जाता है। तो मैं बेकस के रथ पर बैठकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अब ये बेकस कौन है? बेकस रोम का शराब का देवता है। रोमन माइथोलॉजी में शराब का देवता बेकस है, और उसके रथ को लेपर्ड्स खींचते हैं, तेंदुए खींचते हैं। तो मैं बेकस के रथ पर बैठकर नहीं आऊँगा जिसको कि उसके तेंदुए खींचते हैं। ये रोमन गॉड ऑफ वाइन बेकस है, और ग्रीक गॉड ऑफ वाइन डियोनिसस है। जब आप अरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिथायरेम्बिक पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डियोनिसस यूनानी शराब का देवता था। उसकी तारीफ में जो कविताएं लिखी जाती थीं वो डिथायरेम्बिक पोइट्री होती थी। ये अरिस्टोटल की पोइटिक्स में आप पढ़ेंगे। नॉट, चलिए फिर से इस पंक्ति को देखते हैं। नॉट चैरियटेड बाय बेकस एंड हिज पार्ट्स, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आऊँगा लेकिन बेकस के रथ पर बैठकर नहीं जिसको कि उसके तेंदुए खींचते हैं। फिर कैसे आऊँगा? बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, मैं कैसे आऊँगा? ऑन द व्यूलेस विंग्स, व्यूलेस अदृश्य, विंग्स पंख, ऑफ पोइजी काव्य के, कविता के, मैं कविता के अदृश्य पंख लगाकर तुम्हारे पास उड़कर आऊँगा। दो, हालांकि, दो मतलब यद्यपि, द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, द डल ब्रेन, डल क्योंकि उसका जो दिमाग है वो डल हो चुका है। डल का मतलब यहाँ पर सुसुप्त सा, हल्का धीमा हो चुका है और उसे नींद आ रही है। तो डल ब्रेन परप्लेक्सेस, परप्लेक्स का मतलब परेशान, तो मेरा जो दिमाग है वो परेशान है। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस, हालांकि जो मेरा दिमाग है वो थोड़ा सुन्न है, डल है, धीमा हो रहा है, परेशान है। एंड रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब भी धीमा होता है, धीमा पड़ चुका है मेरा दिमाग। ऑलरेडी विद दी, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास पहुंच चुका हूँ। टेंडर इज़ द नाइट, रात बड़ी, टेंडर मीन्स नरम होता है, तो रात बड़ी नरम है, बड़ी सुहावनी है। अब वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि वो नाइटिंगेल के पास पहुंच चुका है, उन्हीं पेड़ों पर, उन्हीं पेड़ों के बीच में जहाँ पर नाइटिंगेल अपना गीत गा रही है। तो ऑलरेडी विद दी, मैं पहले ही तुम्हारे पास पहुँच गया। टेंडर इज़ द नाइट, रात बड़ी सुहावनी है। एंड, और हैप्ली, हैप्ली मतलब शायद, और शायद द क्वीन मून, मून चंद्रमा को उसने एक रानी की तरह यहाँ पर चित्रित किया है कि चंद्रमा जो रानी है, चांद की जो रानी है, इज ऑन हर थ्रोन, अपने सिंहासन पर बैठी हुई है।
चंद्रमा जब आकाश में चमकता है तो ऐसा लगता है सितारों के बीच में कि वो एक रानी है। मून को फीमेल की तरह ट्रीट किया जाता है वेस्टर्न लिटरेचर में। तो चंद्रमा जैसे कि एक रानी की तरह अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। अब हम हिंदी में बोलेंगे तो बैठा हुआ है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब रानी है तो बैठी हुई है, यानी चंद्रमा की रानी अपनी गद्दी पर बैठी हुई है। और क्लस्टर्ड अराउंड, क्लस्टर्ड मीन्स घिरी हुई, अराउंड चारों ओर से, और वो चारों ओर से घिरी हुई है बाय ऑल हर स्टेरी फेज, अपनी स्टेरी, जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो चारों ओर से, जैसे फेज होती हैं परियां, तो सितारे जैसे उसकी परियां हैं जिन्होंने उसे चारों ओर से घेर रखा है। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ, बट हियर, लेकिन यहाँ, देयर इज नो लाइट, कोई रोशनी ही नहीं है, क्योंकि जहाँ नाइटिंगेल है वहाँ पर तो ढेर सारे पेड़ हैं, पेड़ों का अंधेरा है, और उन पेड़ों की पत्तियों के बीच में छिपी हुई नाइटिंगेल गा रही है। और कीट्स ने अब कल्पना की है कि वो भी नाइटिंगेल के पास पहुंच गया है। अब जब नाइटिंगेल के पास है तो वहाँ रोशनी है ही नहीं पेड़ों के बीच में। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ तो कोई रोशनी नहीं है, यानी आकाश में चंद्रमा निकला हुआ है, तारे निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पर कि नाइटिंगेल है अपना गीत गा रही है वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। सेव, सेव का मतलब है सिवाय, यानी कोई रोशनी नहीं है सिवाय उस रोशनी के। वॉट, जो के। फ्रॉम हेवन, फ्रॉम हेवन आकाश से। इज विद द ब्रीजेस ब्लोन, हवा के साथ आ रही है। ब्रीज हवा, ब्लो हवा का बहना होता है। तो हवा जब चलती है पेड़ हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं तो पत्तियां इधर उधर हटती हैं, तो उनमें से छन कर थोड़ी सी रोशनी आ जाती है। तो सिवाय उस रोशनी के जो कि हवा के चलने से आ जाती है, उसके सिवाय और कोई रोशनी नहीं है। विद द ब्रीजेस ब्लोन थ्रू, थ्रू मीन्स में से होकर, कहाँ से होकर, वर्डरस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मॉसी वेज। वर्डरस का मतलब होता है पत्तियों का, हरा, हरियाली का। ग्लूम अंधेरा, यानी हरियाली के अंधेरे में से होकर। थ्रू वर्डरस ग्लूम, हरियाली के अंधेरे में से होकर। एंड वाइंडिंग मॉसी वेज, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार। मॉसी का मॉस होती है काई, जो काई जम जाती है गीलेपन की वजह से पेड़ों पर, पत्तियों पर। तो घुमावदार, मॉसी, काई वाले, वेज रास्ते। तो उन पेड़ों के बीच में जो घुमावदार रास्ते बने हुए हैं जिन पर कि काई जमी हुई है, उनमें से होकर जो थोड़ी सी रोशनी आ रही है चंद्रमा की, सिवाय उसके और कोई रोशनी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अंधेरा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टेंजाज हैं, मैंने इनकी राइम स्कीम लिखी हुई है। ए बी, ए बी, ये फिर सी डी ई, सी डी ई, ये हर स्टेंजा की राइम स्कीम यही है, आप नोटिस करेंगे। ए बी और सी डी ई, सी डी ई। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, फिफ्थ। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मेरे पैरों के पास कौन से फूल हैं, क्योंकि अंधेरा है तो वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन वो खुशबू से पहचान पा रहा है। तो आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन से फूल मेरे पैरों के तले हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउज, नॉर का मतलब ना ही मैं ये देख पा रहा हूँ। वॉट सॉफ्ट इंसेंस, वॉट कौन से, सॉफ्ट नर्म मुलायम, इंसेंस, इंसेंस का मतलब खुशबू होता है, और खुशबू फूल देता है, कि कौन सा खुशबूदार कोमल फूल। हैंग्स,
लटका हुआ है, अपॉन द बाउज, बाउज होती हैं शाखाएं, शाखाओं के ऊपर, यानी शाखाओं के ऊपर कौन से खुशबूदार फूल लटके हुए हैं, ये चीज़ वो देख नहीं पा रहा है। बट लेकिन इन एम्बाम्ड डार्कनेस, एम्बाम्ड का मतलब खुशबू से भरी हुई, डार्कनेस अंधेरा, यानी लेकिन खुशबू से भरे हुए अंधेरे में गैस मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ईच स्वीट, प्रत्येक, स्वीट मीन्स मधुर, ईच स्वीट का मतलब प्रत्येक मधुर फूल का, कि कौन सा फूल खिला हुआ है उसकी खुशबू से, उसमें उसकी सुगंध से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। गैस ईच स्वीट, हर एक फूल का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वेयर विद, जिससे के, वेयर विद जिससे के, द सीजनेबल मंथ, इस मौसम का, सीजनेबल मौसम का, मंथ महीना, एंडोज, एंडो का मतलब दे देना, भर देना, यानी इस महीने का, इस मौसम का जो महीना चल रहा है वो भर देता है द ग्रास, घास को, यानी जिन फूलों से ये महीना भर देता है घास को, द थिकेट, झाड़ी को, एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और फ्रूट ट्री फलदार पेड़ों को, वाइल्ड जंगल के फलदार पेड़ों को, झाड़ियों को और घास को, जिन फूलों से ये महीना भर देता है उनका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वाइट हॉथॉर्न, वाइट सफ़ेद, हॉथॉर्न एक प्रकार का पुष्प है, फूल है, तो उसकी खुशबू से कीट्स ने पहचान लिया कि ये यहाँ पर वाइट हॉथॉर्न है, सफ़ेद रंग का हॉथॉर्न का फूल है। एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन, पेस्टोरल यानी देहात का, जंगल में खिलने वाला एग्लेंटाइन का फूल है, ये भी एक पुष्प का नाम है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स, और फास्ट मीन्स तेजी से, फेडिंग मुरझाते हुए, वायलेट्स ये भी पुष्प हैं, पुष्प का नाम है, तो तेजी से मुरझाते हुए वायलेट्स के फूल यहाँ पर हैं, वो ये भी उसने खुशबू से पहचान लिए। कवर्ड ढके हुए, कवर्ड अप इन लीव्स, पत्तियों से ढके हुए। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, और मिड में यानी मध्य मई का, एल्डेस्ट चाइल्ड सबसे बड़ा बच्चा। द कमिंग मस्क रोज, ये जो आ रहा है, मस्क रोज जंगली गुलाब, ये जो सामने है मेरे जंगली गुलाब है, ये भी उसने खुशबू से पहचाना, जंगली गुलाब। फुल ऑफ, जो कि भरा हुआ है। ड्यूई वाइन, ड्यू होती है ओस, वाइन होती है शराब, शराब की ओस से, यानी उस पर जो ओस गिरी हुई है वो इतनी मधुर है, इतनी जैसे कि शराब होती है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और उसको सुनाई क्या दे रहा है, मर्मरस हॉन्ट यानी भिन भिनाने की आवाज़, ऑफ फ्लाइज मक्खियों की, ऑन समर ईव्स जो गर्मी की शाम को होती है, ये आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। 6th स्टेंजा देखते हैं, थोड़ी लंबी है ये पोएम कंपैरेटिवली। डार्कलिंग आई लिसन, डार्कलिंग, डार्क मीन्स अंधेरा, और डार्कलिंग यानी अंधेरे का बच्चा, जैसे डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं, वैसे ही उसने ये एक कॉइन किया है एडजेक्टिव डार्कलिंग, अंधेरे का बच्चा। डार्कलिंग आई लिसन, ओ अंधेरे के बच्चे मैं सुन रहा हूँ। एंड फॉर मैनी अ टाइम, और मैनी अ टाइम अनेकों बार, कितनी ही बार। आई हैव बीन हाफ इन लव, मैं तो आधा प्यार में रहा हूँ, मैं प्यार करता रहा हूँ। किस चीज़ को, विद ईजफुल डेथ, आसानी से मिलने वाली मृत्यु को। मैं
इच्छा करता रहा हूँ कि मुझे ईजफुल डेथ मिल जाए, यानी जिसमें दर्द ना हो, दुख ना हो, आसानी से मिलने वाली मौत मुझे मिल जाए, पीड़ा रहित मृत्यु मुझे प्राप्त हो जाए। मैं मृत्यु से प्यार करता रहा हूँ। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स, मैंने उसको कॉल्ड बुलाया है, हिम उसको, किसको, मृत्यु को, सॉफ्ट नेम्स मधुर नामों से बुलाया है। इन मैनी अम्यूज्ड राइम, बहुत सारी, म्यूज्ड मीन्स संगीतमय, राइम कविताओं में, कितनी ही कविताओं में, संगीतमय सुरों में मैंने उसको बुलाया है, मृत्यु को अपने पास बुलाया है। टू टेक इन टू द एयर, और उससे मैंने क्या कहा है बुलाकर, टू टेक इन टू द एयर, कि हवा में ले जाए, माई क्वाइट ब्रेथ, मेरी शांत सांसों को हवा में ले जाए। नाउ मोर देन एवर, नाउ अब, मोर देन एवर पहले से कहीं ज़्यादा, सीम्स प्रतीत होता है, इट रिच टू डाई, इस वक्त, टू डाई मरना, रिच मीन्स अच्छा, बहुत अच्छा, कितना अच्छा प्रतीत होता है, इस वक्त काश मृत्यु आ जाए, ये मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होता है। टू सीज अपॉन द मिडनाइट, टू सीज का मतलब होता है रुक जाना, यानी मेरी सांसें रुक जाएं, अपॉन द मिडनाइट आधी रात को, विद नो पेन बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दर्द के, वाइल दाउ आर्ट पोरिंग जबकि तुम, पोरिंग दाउ आर्ट, दाउ का मतलब तुम, यू, आर्ट आर, पोरिंग यानी सिंगिंग, जबकि तुम, पोर का मतलब ऐसे उड़ेलना होता है, जबकि तुम उड़ेल रही हो या तुम गा रही हो, पोरिंग फोर्थ दाई सोल अपनी आत्मा, एब्रॉड बाहर, यानी जब वातावरण में तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है, तुम्हारी आत्मा को तुम उड़ेल रही हो, यानी तुम जो अपना गीत गा रही हो बाहर, इस वक्त आधी रात को अगर मेरी सांसें रुक जाएं बिना किसी दर्द के, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इन सच एन एक्सटेसी, एक्सटेसी होती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इतनी प्रसन्नता के साथ तुम अपना गीत गा रही हो, अपनी आत्मा को उड़ेल रही हो, तो ऐसे में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। स्टिल वुडेस्ट दाउ सिंग, स्टिल उसके बाद भी, वुडेस्ट दाउ सिंग तुम तो गाती रहोगी, एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और मेरे जो कान हैं वेन व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है ऐसे में तो मेरे कान तो व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन तुम तो गाती रहोगी। टू दाई हाई रिक्वेम बिकम अ सोर्ड, टू दाई तुम्हारे, दाई मीन्स तुम्हारा, हाई रिक्वेम तुम्हारा जो ये उच्च कोटि का गीत है जो तुम गा रही हो, उसके लिए बिकम अ सॉर्ड, सॉर्ड क्ले होती है मिट्टी, यानी मेरे जो कान हैं वो तो मिट्टी की तरह हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, तो तुम्हारा ये जो उच्च कोटि का गीत है इसके लिए मेरे कान तो बेकार हो जाएंगे। 7th स्टैंजा देखिए, Thou wast not born for death, thou तुम, wast not born पैदा नहीं हुई थी, for death मृत्यु के लिए, immortal bird अमर पंछी, अमर चिड़िया, तुम मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई थी। No hungry generations कोई भी भूखी पीढ़ियाँ, tread thee down, ट्रेड मीन्स पैरों तले रौंदना, दी तुमको, डाउन यानी कोई भी, कितनी भी भूखी पीढ़ी आए वो तुम्हें पैरों तले नहीं रौंद पाएगी। ये जो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, चिड़िया तो देखिए इमॉर्टल नहीं है, जो भी पैदा होता है वो मरता ज़रूर है, लेकिन ये यहाँ पर सिंबॉलिक है कि जो नाइटिंगेल्स हैं उनका गीत, अगर एक नाइटिंगेल मरती है तो उसके गीत को अगली जनरेशन ग्रहण कर लेती है और वो गाने लगती है, वो
वाली जनरेशन की चिड़िया मरती है तो अगली जनरेशन गाने लगती है। लेकिन कंपैरेटिवली किड्स का कहना यह है कि जो इंसान होते हैं, इंसान अगर एक मर जाता है तो उसको भुला दिया जाता है, उसने क्या गाया था, क्या लिखा था, वो सब भुला दिया जाता है। लेकिन चिड़िया के बारे में, ये जो नाइटिंगेल है, इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी एक जनरेशन मरती है तो अगली जनरेशन उसी गीत को आगे बढ़ाती है। तो इस अर्थ में उसने चिड़िया को, नाइटिंगेल को इमॉर्टल बोला है। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, कोई भी भूखी पीढ़ियां तुमको अपने पैरों तले नहीं रौंद पाएंगी। द वॉइस वो आवाज़, आई हियर जो मैं सुन रहा हूँ, दिस पासिंग नाइट इस गुजरती हुई रात में, वॉज हर्ड इसी आवाज़ को सुना गया था। किसके द्वारा? इन एंशियंट डेज प्राचीन काल में, बाय एम्परर एंड क्लाउन, बाय एम्परर सम्राटों के द्वारा, एंड क्लाउन और विदूषकों के द्वारा। परहैप्स शायद, द सेल्फ सेम सॉन्ग यही वो गीत था, दैट फाउंड ए पाथ जिसने रास्ता बनाया था, थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ, थ्रू में से होकर, द सैड हार्ट दुखी हृदय, ऑफ रूथ के दुखी हृदय में से होकर इसने, इसी गीत ने रास्ता बनाया था। व्हेन सिक फॉर होम घर के लिए बीमार, मतलब जब उसे घर की याद आ रही थी। शी स्टूड वो खड़ी हुई थी, इन टीयर्स आंखों में आंसू लिए, एमिड मध्य, द एलियन कॉर्न, एलियन यानी विदेशी, कॉर्न अनाज यानी विदेशी अनाज के खेतों में। तो ये जो रूथ है इसका जिक्र बाइबल में आता है और उसकी शादी हो जाती है बहुत दूर अपने घर से, और वो अपने पति के खेतों में काम करती है, अनाज के खेतों में, और वहाँ उसे अपने घर की याद आती है, यानी अपने मायके की याद आती है, और वो अपनी आँखों में आंसू लिए उन खेतों में खड़ी है। ऐसा भारत में भी कहीं, मुझे लगता है कि शायद सारी दुनिया में स्त्रियों के साथ होता था। लड़कियों की शादियाँ दूर दूर हो जाती थीं और महीनों तक या सालों तक उन्हें कोई बुलाने नहीं आता था, उन्हें अपने मायके की याद आती थी। ससुराल में आज का जो माहौल है उसमें आप शायद उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी वो दुखी हो जाती थी, कितनी परेशान हो जाती थी ससुराल में। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां हो जाती थीं और जब उन्हें कोई लेने नहीं आता था मायके से तो वो कितनी दुखी हो जाती थीं। आज तो मोबाइल हैं और सारी सुविधाएं हैं, रोज़ बात हो जाती है, लेकिन वो जो स्थिति थी, वो जो पीड़ा थी, वो जो दुख था, वो तो मतलब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, उसका तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते। यदि आपके परिवार में कोई बूढ़ी दादी हो, नानी हो, उनसे पूछिएगा कि कैसा उनको महसूस होता था जब वो मायके नहीं जा पाती थी। तो वैसी ही स्थिति रूथ की थी जब वो अपने पति के खेतों में, एलियन क्या है? विदेशी, कॉर्न अनाज के खेत। तो जब वो अपने पति के अनाज के खेतों में खड़ी आंखों में आंसू लिए रो रही थी, तो तुम्हारा ही ये गीत था जो आज मैं सुन रहा हूँ, यही गीत रूथ ने सुना होगा। और उस गीत ने, है ना, ये देखिए फिर से देखते हैं इन पंक्तियों को। परहैप्स शायद, द सेल्फ सेम सॉन्ग यही वो गीत था, दैट फाउंड अ पाथ जिसने रास्ता बनाया था, थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ के दुखी हृदय में से होकर, व्हेन सिक फॉर होम जब उसे घर की याद आ रही थी, शी स्टूड वो खड़ी हुई थी, इन टीयर्स आंसुओं के साथ, एमिड द एलियन कॉर्न विदेशी अनाज के खेतों में। द सेम दैट सॉ ऑफ टाइम्स हैथ, द सेम, ये फिर से उसी गीत के लिए बोला है, द सेम वही गीत, यही वो गीत था, दैट जो कि
ऑफ टाइम्स मीन्स अक्सर, जिसने कि अक्सर, हैथ चार्म्ड, चार्म का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, जादू डालना, जिसने कि मंत्रमुग्ध किया था मैजिक केसमेंट्स, मैजिक जादुई केसमेंट खिड़कियों को, उन जादुई खिड़कियों को ओपनिंग ऑन द फोम, जो कि ओपनिंग खुलती थी, ऑन द फोम, फोम समुद्र का झाग, यानी झाग की ओर खुलती थी, समुद्र की ओर खुलती थी, ऑफ पेरिलस सीज, पेरिलस होता है खतरनाक, समुद्र, सीज समुद्र, इन फेयरी लैंड्स, फेयरी लैंड्स परियों के देश में, फॉरलॉर्न निर्जन, यानी कुछ कहानियाँ हैं जिनमें कि वर्णन है, एक महल है समुद्र के किनारे, उसकी खिड़कियाँ समुद्र की ओर ही खुलती हैं और उन महलों के अंदर कोई राजकुमारी कैद है, कोई परी कैद है, तो उन खिड़कियों में से होकर भी नाइटिंगेल के गीत ने अपना रास्ता बनाया था। उस वक्त भी उन परियों के द्वारा वो गीत सुना गया था। ये 8th स्टैंजा लास्ट है, इसको देखते हैं। फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न एकाकी, निर्जन, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, ये जो शब्द है ये तो एक घंटी की तरह है। टू टॉल मी बैक, टू टॉल मी बैक मुझे वापस बुलाने के लिए, फ्रॉम दी तुमसे, टू माई सोल सेल्फ अपने आप की ओर, यानी ये जो फॉरलॉर्न शब्द है इसने मुझे याद दिला दिया, फॉरलॉर्न निर्जन एकाकी, ये जो शब्द है इसने मुझे याद दिला दिया, इसने एक घंटी बजा दी और मुझे याद दिला दिया कि मैं कौन हूँ और मुझे तुमसे दूर वापस अपने उसी संसार में ये शब्द ले आया। तो जब आप एस्केपिज्म वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो इस वाले स्टेंजा का एग्जाम्पल देके ये बताएंगे कि हालांकि इस पूरी पोएम में कीट्स बात करता है इस दुनिया को भूल जाने की, विस्मृति में चले जाने की, एस्केप करने की बात करता है, लेकिन अंत में वो वापस इसी दुनिया में लौट आता है। तो वास्तव में कीट्स एस्केपिस्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा को, वो वापस अपनी दुनिया में लौट आया। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, ये जो शब्द है फॉरलॉर्न, एकाकी, निर्जन, ये एक घंटी की तरह है। टू टॉल मी बैक, मुझे वापस लाने के लिए, फ्रॉम दी, तुमसे, टू माई सोल सेल्फ, अपने स्वयं के पास, सोल अकेला, सेल्फ यानी मैं खुद, तो मैं जो खुद हूँ, मेरा जो खुद का अस्तित्व है, मेरे खुद के अस्तित्व में मुझे वापस लाने के लिए इस शब्द ने जैसे एक घंटी का काम किया है। एड्यू, एड्यू अलविदा, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, फैंसी कल्पना, कैन नॉट चीट धोखा नहीं दे सकती, सो वेल इतनी अच्छी तरह, एज शी इज फेम्ड टू डू, फेम्ड यानी प्रसिद्ध है, जितनी के, एज शी इज फेम्ड जितनी की वो प्रसिद्ध है, टू डू करने के लिए, क्या करने के लिए, धोखा देने के लिए, जितनी प्रसिद्ध है कल्पना धोखा देने के लिए उतने अच्छे से ये धोखा नहीं दे सकती। डिसीविंग एल्फ, डिसीविंग धोखा देने वाली, एल्फ परी, ये धोखा देने वाली परी है कल्पना, लेकिन इतने अच्छे से धोखा नहीं दे सकती। एड्यू, एड्यू अलविदा, अलविदा, दाय प्लेंटिव एंथम फेड्स, दाय तुम्हारा, प्लेंटिव शिकायत भरा हुआ, एंथम गीत, फेड्स यानी धीमा हो रहा है, तुम्हारा गीत जो अभी तेज सुनाई दे रहा था अब धीमा हो रहा है। पास द नियर मीडोज, अब ये जो मेरे पास के जो मीडोज हैं, मीडोज चारागाह, उनके पार सुनाई दे रहा है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम,
स्टिल शांत स्ट्रीम धारा, तो अब ये शांत धारा के ऊपर सुनाई दे रहा है। अप द हिल साइड, अब ये पहाड़ियों के ऊपर सुनाई दे रहा है। एंड नाउ इट इज़ बरीड डीप, और अब तो ये बरीड डीप, नीचे समा गया, गहराई में दफन हो गया। अब मतलब सुनाई देना बंद हो गया, गहराई में दफन हो गया। और कहाँ दफन हो गया? इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, जो अगली घाटी है, उस जो अगली वादी है उसकी घाटियों में दफन हो गया है। वॉज इट अ विज़न, क्या ये एक सपना था? और अ वेकिंग ड्रीम, या फिर ये दिवा स्वप्न था, जागते हुए जो सपना देखा जाता है, या ये वैसा सपना था? फ्लैड इज़ दैट म्यूज़िक, फ्लैड उड़ गया, दैट म्यूज़िक वो संगीत उड़ गया है। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जगा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ? ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।